क्या आप लोगों को पता है अगर दो हाथी ना 10 किलोमीटर दूर भी खड़े हो ना, 10 किलोमीटर, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या आपने घोस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना है? खतरनाक है भाई बहुत। क्या आपको पता है साइंटिस्ट ना अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को यूज करके तो मेटल्स को वेल्ड करा सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। लेकिन साउंड क्या होता है सर? साउंड एक्चुअली में वाइब्रेशंस होते हैं। साउंड क्या होता है? वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस क्या होता है सर? वाइब्रेशंस का मतलब कोई भी पार्टिकल अगर बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, उसे हम कहते हैं ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस। तो इन्हीं वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं साउंड। जब भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। आप मेरी आवाज सुन रहे हो कि मेरे गले में वाइब्रेशन हो रहे हैं। कैसे वाइब्रेशन हो रहा है? अच्छा, आपको एक मजेदार बात बताता हूं। कभी भी आप बात कर रहे हो ना, तो आप तभी बात कर सकते हो जब आपके ऑब्वियसली बात है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये वाइब्रेशंस तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप एक्सहेल कर रहे हो, यानी कि आपके लंग्स हवा बाहर फेंक के मार रहे हो। तभी आपके जो लैरिंग्स है, वहां पे जो मस्कुलर शीट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जो कर्टन जैसे दो पर्दे जैसे ऐसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हवा ऐसे आती है तो वोकल कॉर्ड्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो उस वोकल कॉर्ड्स में से जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, वो ऐसे साउंड बाहर जाता है। अब सवाल ये है कि मैंने साउंड तो प्रोड्यूस किया, लेकिन उसे लेके कौन जा रहा है? मेरे से आप तक लेके कौन जा रहा है? तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है। अच्छा, साउंड अगर प्रोपोगेट कर जाता है तो उसको मेरे को सुनना भी तो है, मैं सुनूंगा कैसे उसे? तो सुनने के लिए मुझे ईयर ड्रम चाहिए। क्या चाहिए? ईयर ड्रम चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दो पर्दे लगे हुए हैं, वैसे मेरे कान के भी पर्दे होते हैं, कर्टन जैसा, काफी पतला सा। जैसे ही वो वाइब्रेशंस मेरे कानों में एंटर करेगा ना, वो पर्दा भी हिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही वो पर्दे हिलेंगे, मेरा कान उसको सेंस कर लेगा, कोई वाइब्रेशंस आए, और फिर कान में जाके वो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में जाके फिर हमें पता चलता है कि भाई बंदे ने क्या बात की थी, क्या बोला था, फिर हम इसे समझते हैं उसको। अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता कैसे, यानी कि साउंड मुझसे आप तक ट्रैवल कैसे कर रही है? तो साउंड मुझसे आप तक ट्रैवल कर रही है जैसे कि यहाँ पे सब हवा के पार्टिकल्स है, एयर है ना हमारे बीच का मीडियम, तो हवा के पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है सर? क्या पार्टिकल्स बैग जैसे टांग के जाते हैं बच्चे के, वैसे बैग में अपना साउंड को ट्रैवल करके लेके जाते हैं क्या? नहीं, वैसे नहीं होता है। तो मैंने कोई साउंड प्रोड्यूस की, तो होता क्या है कि मेरे मुंह के एकदम पास जितने भी एयर के पार्टिकल्स होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। जैसे मैंने कुछ बोला, उनके अंदर भी वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। तो वाइब्रेशन होते ही पता क्या होता है? जैसे मान लो ये एक एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल यहां से जाएगा, आगे वाले एयर के पार्टिकल को टक्कर मारेगा। टक्कर मार के वो जिसने टक्कर मारा था वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब जिसको टक्कर मारा था वो भी वाइब्रेशन में आ जाएगा, और वो भी दोबारा आगे जाएगा और तीसरे वाले पार्टिकल को टक्कर मारेगा, और ये दूसरा वाला पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक ये रिसीवर तक ना पहुंच जाए। साउंड का प्रोपोगेशन, एक पार्टिकल साउंड को ट्रैवल या वाइब्रेशन को अकेले कैरी करके लेके नहीं जाता। यहां पे क्या होता है? यहां पे इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे साउंड का जो वेव है वो भी आई की तरफ जा रहा है, और मेरे पार्टिकल्स का मूवमेंट भी आई की तरफ जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूं वो मैसेज भी मुझसे आप तक पहुंच रहा है, और पार्टिकल्स भी उस मैसेज को इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है और जो मेरा मैसेज है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, जब ये दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और टाइप का वेव भी होता है क्या? बिल्कुल, ट्रांसवर्स वेव भी होता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। लाइट वेव है ना, जो लाइट आपको आ रही है, रोशनी आपको आ रही है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जब आपके पार्टिकल का मूवमेंट और जब आपका जो मैसेज है, दोनों अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे से जा रहा हो, एक ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे से जा रहा हो। अच्छा, ये कैसे होता है सर? आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है ना, लाइट इज नॉट पार्टिकल। लाइट एक वेव की तरह एक्ट करता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है, लाइट वेव की तरह भी एक्ट करता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लेकिन जो लाइट ऐसे पार्टिकल जब एक्ट करता है ना, तो क्या होता है, सॉरी, लाइट जब ऐसे वेव जब एक्ट करता है तो क्या होता है? लाइट के अंदर दो रेडिएशन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करता है, एक इस तरफ 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 मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? तो एक ट्रांसवर्स वेव है। और दूसरी चीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो उस मेरे मैसेज को धक्के मार मार के आगे पहुंचाने वाला ही नहीं बचेगा। ऑब्वियसली बात है, विदाउट पार्टिकल्स
मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, आप स्पेस में चले जाओ, चीख लो नायर क्लास, चीखो, नहीं आवाज आएगी। क्यों नहीं आवाज आएगी? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं है। मेरे साउंड को कैरी करने वाला डिलीवरी मैन ही प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो मेरे साउंड आगे पार्टिकल्स को नहीं मिलेगा और पार्टिकल्स उसको लेके भी नहीं जाएंगे। तो साउंड को कैरी करने के लिए मैटर चाहिए होता है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर हो चलेगा। साउंड को कैरी करने के लिए मैटर चाहिए, लेकिन लाइट को कैरी करने के लिए मैटर नहीं चाहिए। आप खुद देखो, लाइट, सूरज और हमारे बीच में स्पेस है, वैक्यूम है। सूरज से जो रोशनी आ रही है हम तक पहुंच पा रही है, तो क्या बीच में कोई मटेरियल है क्या? बीच में कोई मैटर है क्या? मैटर नहीं है, बिल्कुल भी मैटर नहीं है, वहां पे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी लाइट हम तक पहुंच पा रही है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं और ट्रांसवर्स वेव के लिए पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं। ट्रांसवर्स वेव का ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं, ये आप खुद से भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो अपने घर के पास कोई पॉन्ड है, तालाब है, कुछ भी है, वाटर बॉडी है आपके पास, तो आप क्या करना, एक पत्ता पानी में डाल देना और थोड़ा सा दूर एक पत्थर डाल देना पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जैसे आप पत्थर डालोगे तो पानी में रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो रिपल्स हमेशा बाहर की तरफ, देखो ऐसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, बाहर की तरफ फैलेंगे। लेकिन आप पत्ते पे ध्यान देना, पत्ता ना ऐसे दूर की तरफ नहीं जाएगा, पत्ता ऐसे मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो सकता है, जहां पे एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और दूसरा परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। बच्चों इसको ध्यान से समझना, मैं आपको प्रोपोगेशन ऑफ साउंड समझाने वाला हूं। जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड, एक बंदे ने कुछ बोला, अब कुछ बोलते ही हुआ क्या कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स देखो एकदम, जब मैं बोलता हूं तो हाई एनर्जी में छोड़ रहा हूं ना, तो एकदम से सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके आगे की तरफ जाएंगे, सारे के सारे आगे की तरफ जाएंगे। जब ये सारे के सारे आगे की तरफ जाएंगे, जाने के बाद सीधा लेयर 2 यानी कि पास में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको टक्कर मारेंगे। टक्कर मार के अब क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है एक बार ऐसे गया फिर वापस भी तो आता है ना, तो हमारी आवाज भी ऐसी है, एक बार गया फिर वो वापस भी तो आएगा ना, थोड़ा सा उसका वो कम हो जाता है ना। तो यहां पे हुआ क्या कि जब मैंने कुछ बोला तो आगे गया, लेकिन उसके बाद वो पार्टिकल वापस पीछे इनवर्ड मूव करता है, वापस अंदर की तरफ आ जाता है। यानी कि पार्टिकल का मूवमेंट ये आगे जाता है, इस वाले पार्टिकल को टक्कर मारता है, ये पार्टिकल आगे जाता है, लेकिन ये पार्टिकल जो यहां था ना, यहां पहुंच गया, अब वो वापस यहां इधर आ जाएगा, अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। और ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल आगे जाके इस वाले पार्टिकल को टक्कर मारेगा, टक्कर मारते ही फिर ये भी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जब टक्कर मारते हैं तो सारे ऐसे जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेयर 1 के सारे पार्टिकल्स लेयर 2 के पास पहुंच गए होंगे। टक्कर मारने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं, लेयर 1 के सारे पार्टिकल्स लेयर 2 के पास पहुंच गए होंगे। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स भरे हुए हैं, यानी कि ये हाई डेंसिटी रीजन बन जाता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक गिवन स्पेस में जब मैं बहुत सारा मैटर भरा हूं उसको मैं बोलूंगा डेंसिटी, तो ये हाई डेंसिटी रीजन बन गया। दिस इज अ हाई डेंसिटी रीजन। अब खुद देखो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर मतलब बहुत तेजी से धक्का मार रहे हैं, तो ये हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, ये हाई प्रेशर जोन। लेकिन इसके बाद क्या होता है, टक्कर मारा फिर इनकी सारी ताकत खत्म, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाते हैं, फिर ये थक जाते हैं, फिर ये फैल जाते हैं। अब खुद देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल ने इस वाले पार्टिकल को टक्कर मारा, तो ये वाला पार्टिकल आगे की तरफ चला गया और ये वाला पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो देखो कितनी सारी जगह बच गई, क्योंकि ये वाला पार्टिकल तो अब यहां पहुंच गया ना टक्कर मारने के लिए, तो अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह बची है। तो अब ना जगह ज्यादा है और मैटर तो वही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, लो डेंसिटी हो जाती है, लो डेंसिटी हो जाती है। और आप खुद देखो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जब ज्यादा स्पेस है, मैटर कम है, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, लो डेंसिटी लो प्रेशर जोन हो जाएगा। अच्छा, साउंड की भाषा में इसी लो डेंसिटी लो प्रेशर जोन को हम रेरिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेरिफैक्शन बोलते हैं, रेरिफ्रैक्शन बोलते हैं। और हाई डेंसिटी हाई प्रेशर जोन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन, मैं कंप्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं मैं सारे पार्टिकल्स को एक साथ, तो वो हाई प्रेशर जोन है। वो आपके एनसीईआरटी में ना ये फिगर दे रखा होगा, बच्चे समझते हैं कि साउंड ऐसे प्रोपोगेट करता है, नहीं, ये साउंड का प्रोपोगेशन नहीं है, बस ये दिखा रखा है जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो पार्टिकल सबसे पहले कंप्रेस करते हैं, टक्कर मारते हैं आगे जाके, तो ये कंप्रेशन दिखा रहा है, कंप्रेशन वाला जोन। कंप्रेस करने के बाद सेकंड स्टेज की जब वो कंप्रेस धक्का मारने के बाद दूसरे पार्टिकल को वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, तो काफी जगह मिल जाती है, फैल जाते हैं सारे पार्टिकल्स आराम से, तो वो दिखा रखा है यहाँ पे
लो डेंसिटी वाला यानी कि रेरिफ्रैक्शन वाला जोन दिखा रखा है। फिर अगेन कंप्रेशन यानी कि जब ये वाले पार्टिकल उसको टक्कर मारेंगे। तो साउंड का प्रोपोगेशन होता कैसे ये समझा रखा है, यानी कि साउंड ऐसे प्रोपोगेट नहीं होता। साउंड के प्रोपोगेशन में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, लाइक सबसे पहले टक्कर मारते तो कंप्रेशन होता है, फिर रेरिफ्रैक्शन हो जाता है, फिर दोबारा कंप्रेशन, फिर रेरिफ्रैक्शन। तो मतलब कि ये चलता रहता है, यानी कि पहले हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, या फिर पहले हाई डेंसिटी फिर लो डेंसिटी, फिर हाई डेंसिटी फिर लो डेंसिटी। आप कैसे भी बोल सकते हो। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये आपके बुक के अंदर का फिगर है जिसको देख के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, ये पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। जो आपका मीडियम है, आप ऑब्वियसली हवा, जो एयर हमारा मीडियम होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एयर के पार्टिकल्स को शो कर रखा है। अब एयर के पार्टिकल्स ऐसे मूव नहीं करते हैं, आपको ये समझना है। उन्होंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रखा है कि जब मैं बात करता हूं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, पार्टिकल्स जाके टक्कर मारते हैं, तो कंप्रेशन वाला जोन होता है। मैं कंप्रेशन ना बोल के मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये हाई डेंसिटी वाला रीजन है। कौन सा रीजन है ये? हाई डेंसिटी वाला रीजन है। हाई डेंसिटी, फिर एकदम से लो वाला आ जाता है, फिर दोबारा हाई आ जाता है, फिर लो आ जाता है, फिर हाई आ जाता है, फिर लो आ जाता है। तो ये डेंसिटी वेरिएशन दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। क्या दिखा रखा है? डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी वेरिएशन दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा सोर्स ऑफ साउंड है, इसने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, मैं डेंसिटी वेरिएशन बोल सकता हूँ, फिर प्रेशर वेरिएशन भी तो बोल सकता हूँ। तो प्रेशर वेरिएशन को उन्होंने लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, लाइन से, लाइन बना के। तो जितने क्लोज 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 लाइन है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है भाई। क्या है यहाँ पे? हाई प्रेशर है। और उसके बाद जो लाइनें दूर दूर है, थोड़ी सी गैप है, तो उसका मतलब वहां पे लो प्रेशर है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है? साउंड प्रोपोगेट ऐसे ही तो करता है जैसे मैंने आपको बताया। ये हाई डेंसिटी हाई प्रेशर वाले रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मेरे को एक क्या बोल सकते हैं, ग्राफ बनाना होगा, एक वेव बनाना होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे हम? हमने बोला कुछ बोलते ही सबसे पहले कंप्रेशन वाला जोन आता है, हाई हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाला जोन आता है। मान लेते हैं कि मैंने कुछ अगर नहीं बोला हुआ होता, तो मेरे जो डेंसिटी होती है, एवरेज प्रेशर होता ना, वो ये होता। मतलब दिस इज एवरेज प्रेशर, मतलब हवा में ये है प्रेशर अभी, या हवा में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो ये है अभी, डेंसिटी ये है पार्टिकल्स की। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं ना, मैं कुछ बोलता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं, मैं वाइब्रेशंस को आगे भेज रहा हूं। तो होता क्या कि पार्टिकल्स एकदम से टक्कर मारते हैं और कंप्रेशन वाला जोन में, यानी कि एकदम ऊपर से हाई वाले प्रेशर, या ये जो है ना, ये वेरिएशन, ये प्रेशर जो है, एवरेज प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, फिर एकदम से नीचे लो आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर लो आता है, फिर ऊपर जाता है। ये ऐसे होता रहता है। तो ये वाला जो जोन है, इसको मैं बोलूंगा कंप्रेशन वाला रीजन है, कंप्रेशन वाला रीजन। और ये वाला जो जोन है, इसको मैं बोलूंगा रेरिफ्रैक्शन वाला रीजन। फिर ये कंप्रेशन वाला रीजन, फिर ये रेरिफ्रैक्शन वाला रीजन। समझ रहे हो? हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये हाई प्रेशर हाई डेंसिटी है, हाई प्रेशर एंड डेंसिटी। और यहां पे एग्जैक्टली इसका उल्टा, लो प्रेशर एंड डेंसिटी बोल सकता हूं नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ हाई प्रेशर डेंसिटी, नीचे की तरफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी। एवरेज प्रेशर ये था हमारा, क्योंकि मैंने कुछ बोला तो ये प्रेशर में वेरिएशन आ गई, ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। आया बात समझ? अच्छा, अब देखना यहाँ पे दो, ये जो है ना, ये कंप्रेशंस मैंने बना रखे हैं, दो पहाड़ जैसे जो बना रखे हैं, दो कंटिन्यू, हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ऐसी जो वैली है, वैली तो आपने सुना है ना, कश्मीर घाटी है ना, एक देहरादून वैली। वैली का मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है, ये जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो बीच वाली जो जगह है, इसको हम बोलते हैं वैली। सो दिस वैली इज कॉल्ड एज ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रफ बोलते हैं। क्रस्ट और ट्रफ, ये क्या है? ट्रफ है, ये ट्रफ। इस वाले शेप को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। इस वाले शेप को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। इस वाले शेप को क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये भी जो आगे बनेगा वो भी क्रस्ट ही होगा। अब सवाल ये है कि सर ये है क्या, मतलब ये किसका रिप्रेजेंटेशन? ये एक्चुअली में यहाँ पे मैंने बता रखा है तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, इसी ग्राफ से समझेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का मतलब होता क्या है सर? देखो, एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपली ये होता है कि तुमने कुछ बोला, कितने ज्यादा एनर्जी तुमने दी उस चीज को बोलने में, कितना ज्यादा, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना फोन का, कितना आपने उसका वॉल्यूम को रेस किया, कितनी पावर दी आपने उसको बोलने के लिए। तो आप देखो, आपका वेव यहां से जो ऐसे होना चाहिए था, अगर आप कुछ नहीं बोलते, यहां से यहां तक चला गया, मतलब आपने इतनी एनर्जी दी कि वो यहां से यहां तक चला गया। तो यही उसका एम्पलीट्यूड है, यही उसका एम्पलीट्यूड है। मतलब कि हाईएस्ट पीक, मीन एवरेज पोजीशन से उसके पीक तक का जो डिस्टेंस होता है, वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। राइट? इसको आगे भी समझेंगे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, लाइक इन रियल लाइफ सिनेरियो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। और यहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है एक यूनिट टाइम में या फिर एक सेकंड में बोल सकता हूं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस
कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में। यानी कि मान लो ये मैंने बनाया एक ऑसिलेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे वापस पहुंच गया, इसको मैं बोलता हूं एक ऑसिलेशन। ये मेरा हो गया दूसरा ऑसिलेशन, ये मेरा हो गया तीसरा ऑसिलेशन। मान लो इसे करने में मुझे लगा एक सेकेंड, तो यहां पे एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक दो तीन, तो यहां पे तीन ऑसिलेशंस पर सेकंड हो रहे हैं, तीन ऑसिलेशंस पर सेकंड। इसी को मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी की फिर कोई यूनिट भी तो होनी चाहिए, तो ऑसिलेशंस पर सेकंड या फिर साइकिल्स पर सेकंड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं हर्ट्ज से। क्या, हर्ट्ज, HERTS। तो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अच्छा सर, ये फ्रीक्वेंसी को आपने ऐसे क्या लिखा हुआ है, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू, NU, न्यू। तो इसको वी में से मत लिखना, इसको ऐसे बना देना थोड़ा सा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड क्या, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी का बोला कि मैंने एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है सर, वेवलेंथ का मतलब होता है दो कंटिन्यूअस कंप्रेशन, ये दो कंटिन्यूअस रेरिफ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। यानी कि जैसे ये वाला ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को मैं दोबारा कहां रिड्रॉ करूं, जैसे इस वाले ग्राफ को मैं दोबारा यहां अगर रिड्रॉ करता हूं, तो ये ना वेवलेंथ है, दो कंटिन्यूअस कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर दो कंटिन्यूअस रेरिफ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं, बराबर ही आएगा दोनों। तो यहां पे वेवलेंथ को हम लैम्डा, लैम्डा ये भी एक ग्रीक लेटर है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा भाई, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। अब आपके दिमाग में आएगा कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, मीटर। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ना फ्रीक्वेंसी का मतलब और डिटेल में समझते हैं, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया एक सेकंड में, ये एक सेकंड का टाइम लेते हैं हम, एक सेकंड में मान लो ये मेरा वेव ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो मैंने बोला इसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीन ऑसिलेशंस इसने एक सेकंड में कंप्लीट किया। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3 हर्ट्ज। और यहीं पे अगर मैं एक सेकंड में ये ऐसे बना दूं, बस एक सेकंड में, तो यहां पे आप बोलोगे सर इसमें ना, इसमें क्या करा है, इसने सिर्फ एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया एक सेकंड में, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज। तो यहां पे आप बोलोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इंसान की जो हियरिंग है ना, हियरिंग एक एक क्या बोलते हैं, ऑडिबल जो रेंज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंसान इतने से लेके इतने साउंड की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है, कितने से कितना, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर इस 20,000 हर्ट्ज को मैं 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकता हूं। तो ये इंसान इतने, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में जो भी साउंड प्रोड्यूस होंगे इंसान उसे सुन पाएगा, इससे कम वाले को, यानी कि जो भी 20 हर्ट्ज से कम है साउंड और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड, एनी साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। दिस इज नोन एज इंफ्रासाउंड। एंड एनी साउंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, अगर 20 किलो हर्ट्ज से कोई साउंड ज्यादा बड़ी है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। साउंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड को आप सुन नहीं सकते हो। इसमें क्या होगा, इंफ्रा में बहुत आराम आराम से ऑसिलेशन हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में बहुत तेज 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 तेज, बहुत ज्यादा, एक सेकंड में बहुत बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी का फर्क। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं कि जो हमारी आंखें है ना, हमारी आंखों का कभी कभी घोस्ट दिखने लग जाता है, खुद से घोस्ट होता नहीं है, लेकिन हमारे आंखों को लगता है कि भाई घोस्ट खड़ा है। कैसे, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं 18.9 हर्ट्ज। 18.9 हर्ट्ज आप खुद सोचिए, देखो 20 से कम है, यानी कि इंफ्रासाउंड वाली कैटेगरी में आ गया। ये हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसको फील कर सकते हो कि हमारी आंखों में ना डिस्टॉर्शंस बनना चालू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार सामने कोई घोस्ट खड़ा हुआ है, तो इसको घोस्ट फ्रीक्वेंसी या फ्रीयर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के बारे में एक और चीज बताता हूं कि जब
दो मेटल्स को वेल्ड करना होता है, यानी कि दो मेटल्स को साथ चिपकाना होता है। तो होता क्या है कि इनके बीच में, इन दोनों मेटल्स के बीच में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा करा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड को यूज करके इन दोनों मेटल्स के बीच में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा करा दिया जाता है। अब जब वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, दोनों मेटल्स गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से दोनों मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर दोनों चिपक जाती हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। अगर इसको प्रॉपर्ली समझा नहीं जाए तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप गलत हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है ये होता है, या फिर कितना आराम से वाइब्रेट करता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली पिच से होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आवाज की फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, आपके कानों ने उसको सुना और उस मैसेज को आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया। तो आपका ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है ना, बस उसी का नाम पिच बोल देते हैं। एक्चुअली बेसिकली पिच और फ्रीक्वेंसी सेम चीज होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है रियल लाइफ, जैसे कि मान लो लड़कियां या फिर जो छोटे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं ना, तो एकदम की मतलब एकदम इंटेंस आवाज आती है, श्रिल्ड वॉइस आती है। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूं या फिर कोई और बात कर रहा है, मेल जो बात करते हैं, एडल्ट जो मेल बात करते हैं, उनकी आवाज पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब ऑसिलेशंस पर सेकंड कम होते हैं उनके, तो इस वजह से पिच कम होती है। और कोई एग्जांपल सर, चिड़ियों की आवाज कितनी श्रिल्ड आती है, एकदम इंटेंस आती है, शार्प आती है। लेकिन वहीं पे शेर की दहाड़ इतनी फैली हुई आती है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ना कम होता है, उनका पिच कम होता है। अब समझते हैं कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का कनेक्शन है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका जो वेव है, जो एवरेज वेव, ऐसे एवरेज प्रेशर वेव ऐसे होना चाहिए था, वो अपने एवरेज मीन पोजीशन से कितना ऊपर उठा। यानी कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मेन पोजीशन ये है, अपने मेन पोजीशन से कितना दूर गया, फिर वापस कितना दूर जा गया, उसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर ये इतना जाके इतना ही जाएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया अपने मेन पोजीशन के अराउंड। अगर ये इतना जाके इतना जाएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का डिस्टेंस ही इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एक पीक जो होता है ना, एवरेज पोजीशन से उसका पीक तक का डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन एम्पलीट्यूड में अब देखो, मैंने आपको बोला हेलो, अब मैं बोल रहा हेलो, दोनों में फर्क है ना, दोनों में किस चीज का फर्क है, लाउडनेस का फर्क है। एक में मैं बहुत ज्यादा एनर्जी, एक में क्या हो रहा है, एक में जब मैंने हेलो बोला, देखो हेलो बस, एक में बोल रहा हूं हेलो, तो देखो ये ऐसे एनर्जी ज्यादा दी। तो लाउडनेस का मतलब होता है आप कोई भी चीज लाउड होकर बोल रहे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, फोन के वॉल्यूम बटन प्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब लाउडनेस इंक्रीज कर रहे हो आप उसका। तो बच्चों, अगर आपको इतनी वीडियो समझ आई ना, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं इसका जो बाकी चैप्टर है ना नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। तो नया चैनल है, आप सबके लाइक शेयर और सपोर्ट की जरूरत है, तो प्यार बरसाना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।